गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना जो नया जो टॉपिक है चौथे चैप्टर के अंदर वह देखेंगे। जैसे कि बहुत से जो परिभाषा हमें आज देखनी है, आबंध की लंबाई, आबंध का कोण किसे कहते हैं, आबंध एंथैल्पी किसे कहते हैं, आबंध की कोटि क्या होती है, अनुनाद की घटना, यह सारी चीज़ों के बारे में आज हमें अभ्यास करना है। सबसे पहले जो परिभाषा है आबंध की लंबाई। आबंध की लंबाई यानी कि आबंध जो होगा उसकी लंबाई हम कैसे जो माप सकते हैं उसके बारे में जो बताया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो परमाणु दिए, दो क्या दिए परमाणु, किसी भी अणु के दो परमाणु के नाभिक के बीच की जो दूरी होती है उसके आधार से आबंध की दूरी तय की जाती है। मान लो जैसे कि ये HCl का अणु है, इसका अणु है HCl का। अब HCl के अणु में एक हाइड्रोजन का परमाणु होगा, एक क्लोरीन का परमाणु होगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु का नाभिक धनावेश और क्लोरीन परमाणु की नाभिक धनावेश दोनों के बीच की जो दूरी है उसे आबंध की दूरी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आबंध की दूरी। HCl ही नहीं, कोई और भी उदाहरण ले सकते। मान लो जैसे कि हाइड्रोजन H2 अणु, तो H2 अणु के अंदर दोनों परमाणु किसके होंगे? हाइड्रोजन के। तो दोनों हाइड्रोजन के धनावेश के बीच की जो दूरी है उन दूरी का आप जब मापन करोगे तो उसे क्या कहा जाता है? आबंध की दूरी कहा जाता है। आबंध की दूरी जो है वो हम पिकोमीटर में दर्शाते हैं बच्चों। किसमें दर्शाते हैं? पिकोमीटर में दर्शाते हैं। अब वैसे दूसरा है आबंध कोण। क्या है आबंध? आबंध कोण में हम किसका देखते हैं? H2। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके सामने लिख दिया है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में, ऑक्सीजन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कैसे 6? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, पहली कक्षा में 2, उसके बाद वाली कक्षा में 6। 6 में से कितने जुड़ गए बच्चों? बंध बनाने में 2 जुड़े, तो बच्चे कितने? 4। तो ये 1 2 3 4। हाइड्रोजन का भी वैसे एक बंध बनाने में जुड़े। अब ये दोनों जो आबंध है, यह दोनों क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो आबंध है, उन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है, उन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है उस कोण को हम क्या कहते हैं? आबंध कोण कहते हैं। यानी कि जैसे कि जल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दोनों आबंध के बीच में जो कोण बन रहा है, दोनों आबंध के बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण को आबंध का कोण कहा जाता है। H2O में आबंध का कोण कितना है? 104.5। कितना है? 104.5। वैसे ही NH3 भी अगर देखेंगे बच्चों, यहाँ पे यह जो NH3 जो मैंने दर्शा दिया है, यह प्लानर के पीछे NH3 इस तरह से आएगा, यानी ये कहाँ होगा? पीछे, लेकिन लगेगा हमें कहाँ? आगे। ठीक है, 3 डायमेंशन। अब यहाँ पे ये जो इन दोनों के बीच का ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन HNH जो आबंध है उसके बीच का जो कोण होगा वह कितना होगा? 107 डिग्री। तो इस तरह से क्या कहा जाएगा? दोनों आबंध के बीच का, किसी भी अणु के दोनों आबंध के बीच का जो कोण होता है उसे आबंध का कोण कहा जाता। चलो अब आगे देखते हैं आबंध की एंथैल्पी, विशेषतः गैसीय स्थिति। आपको ध्यान रखना, जब आबंध की एंथैल्पी की जब आप बात करते हो बच्चों, आबंध की एंथैल्पी के बारे में, तो आपको क्या बताना है? गैसीय स्थिति में दो परमाणु के बीच विशिष्ट आबंध जो एक मोल को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे आबंध एंथैल्पी कहा जाता है। एंथैल्पी तो आपको शब्द मालूम ही था। एंथैल्पी यानी कि जो आबंध है उसे तोड़ना है और उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है। एंथैल्पी यानी कि जो आबंध है उसे तोड़कर जो आवश्यक एंथैल्पी है उसे हम दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको आबंध एंथैल्पी यानी कि गैसीय स्थिति में, यानी ये जो परमाणु जो अणु है उनके जो परमाणु कौन सी अवस्था में होंगे बच्चों? गैसीय स्थिति में। गैसीय स्थिति में दो परमाणु, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लिखा है मैंने, ये मान लो ये 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, उनके बीच का ये आबंध तोड़ना है। अब हाइड्रोजन कितने मोल होने चाहिए? 1 मोल, क्योंकि ये गिनती हम किसके ऊपर कर रहे हैं? 1 मोल के। तो हाइड्रोजन गैस कितने मोल होंगे? 1 मोल। तो उनका ये जो विशिष्ट आबंध तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? आबंध एंथैल्पी कहते हैं। और हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन अणु है गैसीय अवस्था में होगा तो उसका जो 1 मोल
गैसीय अवस्था में जो हाइड्रोजन है उनके आवन तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा जो आवश्यक होती है, तो यहाँ बोर्ड पे लिखा है 435.8 किलो जूल प्रति मोल या मोल इनवर्स। मोल इनवर्स का मतलब इतने एक मोल है, और 435.8 किलो जूल जितने जब आप हाइड्रोजन गैसीय अवस्था के अणु का दोगे तब उनके आबंध टूटेंगे। एक मोल हाइड्रोजन गैस के आबंध टूटेंगे 435.8 किलो जूल देने पर। दोबारा बोल देते, गैसीय स्थिति में दो परमाणु के बीच विशिष्ट आबंध जो एक मोल उनको तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे आबंध एंथैल्पी कहा जाता है। वैसे ही अगर आप किताब में देखोगे, किताब में आप पेज नंबर 108 पे देखोगे बच्चों, ऐसे बहुत से अणु की आपको एंथैल्पी जो आबंध एंथैल्पी यहाँ पोस्टर पे पेज नंबर 108 पे दी। यह केवल जानकारी के लिए, किसी की भी आबंध की एंथैल्पी आपको याद करनी नहीं। ऐसे बहुत से उदाहरण लिए, उन्होंने ऑक्सीजन का भी लिया है, उन्होंने O2, N2, HCl उन सभी का लिया है। केवल बात यही है कि जो आपका जो पदार्थ होगा गैसीय स्थिति में होगा और उस पदार्थ का एक मोल जितना हिस्से को तोड़ने के लिए हमें कितनी ऊर्जा देनी है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आबंध की एंथैल्पी कहते हैं। कंप्लीट। अब आगे देखते हैं आबंध की कोटि। आबंध की कोटि का मतलब सिंपल सी बात है, कौन सा जो आबंध है, सिंगल आबंध है, डबल आबंध है, ट्रिपल है। अगर सिंगल आबंध है तो कोटि 1 होगी, अगर डबल आबंध है तो कोटि 2 होगी, अगर ट्रिपल आबंध से जुड़ा है तो कोटि 3 होगी। यानी कि जो परमाणु है, अणु के जो परमाणु है वह कितने आबंध से जुड़े हैं वह उसके ऊपर कोटि का आधार रहता है। अगर दोनों परमाणु अगर सिंगल आबंध से जुड़े तो कोटि 1 होगी, अगर किसी अणु के दोनों परमाणु अगर द्वि आबंध से जुड़े हैं तो कोटि 2 होगी, अगर किसी अणु की परमाणु अगर ट्रिपल आबंध से जुड़े हैं तो उसकी कोटि 3 होगी। जिसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सिंगल आबंध से जुड़ते हैं, इसीलिए उसकी कोटि क्या लिखी है बच्चों, 1। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पता है द्वि आबंध से जुड़ते हैं, और मैंने दर्शाया भी है द्वि आबंध और द्वि आबंध से जुड़ते हैं, इसलिए उसकी कोटि कितनी है बच्चों, 2। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कितने आबंध से जुड़ते हैं, ट्रिपल आबंध से, इसलिए उसकी कोटि कितनी है, 3। लेकिन O2 माइनस की कोटि 1 है। कैसे बच्चों, O2 2 माइनस कर देते हैं, अपने क्या कर देते हैं, 2 माइनस। O2 2 माइनस की कोटि 1 है, वह हम देखते हैं जैसे कि यह ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो ये मैंने कितने रख दिए, 6, ठीक है। यहाँ पे भी कितने रख देता हूँ, 6। अब 2 माइनस का है, 2 माइनस यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर रहा हूँ तो ये 1 माइनस हुआ, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर रहा हूँ तो ये 1 माइनस, यानी टोटल कितने हो गए बच्चों, 2 माइनस हो गए। O2 2 माइनस की कोटि कितनी कही, 1। तो अब यहाँ पे सिंगल आबंध से जोड़ दूँ। अब देखिए अष्टक की रचना कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई, ये 6 और 2 8, ये 6 और 2 8, यानी कि अब अष्टक की रचना कंप्लीट। यानी ऐसा कह सकते हैं O2 2 माइनस की कोटि कितनी होगी, 1। वैसे ही NO प्लस की कोटि कितनी कही है बच्चों, 3 कही। तो सबसे पहले नाइट्रोजन दर्शा देता हूँ, ऑक्सीजन दर्शा देता हूँ। अभी कहा ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6। और वैसे ही नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। तो ये 3 और 2 5। लेकिन बच्चों ध्यान दो, इधर NO O के ऊपर क्या लिखा है, प्लस। प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वह क्या करेगा, दान करेगा। तो ये मैंने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बच्चों, मिटा दिया, मैंने मिटा दिया। और उसके ऊपर क्या लिख रहा हूँ, प्लस। प्लस का मतलब उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। अब यहाँ पे देखो हमें अष्टक की रचना कंप्लीट करनी है। अष्टक की रचना कंप्लीट करने के लिए यह जो ये 2 और 1 3 तो इधर लिख देता हूँ, 1 2 3, तो उसको ट्रिपल आबंध से मैं क्या कर दूँ, जोड़, ठीक है। ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3 2 5 और 1 हमने दान कर दिया, इसलिए उसके ऊपर क्या आ गया, प्लस। अब देख सकते हो कि ये जो NO प्लस की कोटि कितनी है, 3 आ गई, 1 2 ट्रिपल 1। अब देखो अष्टक की रचना भी क्या है, कंप्लीट। यह 2 और ये 6 और 2 8, वैसे ही इसके ऊपर यह 6 और 2 8 कंप्लीट।
यानी इस तरह से NO+ की त्रुटि कितनी आएगी बच्चों 3। आपको एग्जाम के अंदर इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं कि O2 की कोटि क्या होगी, NO+ की कोटि क्या होगी। इसके अंदर आपको लुईस की संरचना के आधार से दर्शाना पड़ेगा तो ही पता चलेगा। यह आसान सा सवाल आपको पूछने वाले नहीं है। आशा रखता हूँ यह जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है NO+ को लुईस की संरचना के आधार से उसकी अष्टक रचना कंप्लीट करो और फिर देखो वो कितने आयन से जुड़ रहा है तो उसके आधार से अपनी कोटि आएगा। अब आगे देखते हैं बच्चों अनुनाद की संरचना। अनुनाद का प्रभाव भी ऐसा कहते हैं। ओजोन O3 यानी क्या है बच्चों ओजोन। ओजोन के अंदर यह अनुनाद का प्रभाव देखते हैं वह आपको पेज नंबर 109 पे दिया है। पेज नंबर आपको 109 पे दिया है किताब के अंदर, वहाँ से आपको देख लेना है। मैं उसकी थोड़ी सी माहिती आपको दे देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं ओजोन के अंदर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ओजोन में कितने ऑक्सीजन होते हैं बच्चों 3, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 6। उसमें ओजोन में एक ऑक्सीजन के परमाणु के साथ वह द्विबंध से जुड़ेगा और किसी एक के साथ वह सिंगल बंध से जुड़ेगा। यहाँ पे भी एक और स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे यह डबल था तो इसको मैं कैसा दर्शा देता हूँ सिंगल और इसको मैं कैसा दर्शा देता हूँ डबल। ये एरो दे दिया, ठीक। अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से। बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन 2 जुड़े, बचे कितने 4। ये 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कितने जुड़े 3 तो बचे कितने 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 6 थे, एक जुड़ा, बचे कितने 5 1 2 3 4 5। लेकिन यह क्या करेगा दान करेगा, दान करेगा तो प्लस और यह क्या करेगा प्राप्त करेगा तो यह क्या हो गया माइनस। इस तरह से 6 क्या हो गए बच्चों को। अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो सिंगल बंध है उसकी जो बंध लंबाई है वह 148 पिकोमीटर है। कितनी है 148 पिकोमीटर। और ये जो डबल बंध है उसकी कितनी है 121 पिकोमीटर। जो डबल आबंध है उसकी 121 और जो सिंगल आबंध है उसकी बंध लंबाई कितनी है 148 पिकोमीटर। वैसे ही यहाँ पर भी अगर ये सिंगल है तो कितनी आएगी 148 पिकोमीटर और डबल है तो कितनी आएगी 121 पिकोमीटर। अब यहाँ ये अनुनाद की घटना हुई, जैसे कि एक बार डबल रखा, एक बार सिंगल रखा, इधर सिंगल रखा, डबल रखा। लेकिन बच्चों क्या ये सही है गलत है? और ये गलत हमें कैसे पता चला प्रायोगिक तौर पे। जब प्रायोगिक तौर पे और एक चीज मैं आपको बच्चों बता दूं यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है, जो सिंगल आबंध होता है उसकी तुलना में डबल आबंध की दूरी जो होगी कम होगी और डबल आबंध की तुलना में ट्रिपल आबंध की दूरी और कम होगी। यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो सिंगल आबंध होगा वह लंबा होगा, उसकी तुलना में डबल क्या होगा छोटा होगा और डबल की तुलना में ट्रिपल और भी छोटा होगा, और भी छोटा होगा। अब जब तोड़ने की बात हो, सिंगल को तोड़ो, डबल को तोड़ो, ट्रिपल को तोड़ो, तो कौन सा आसानी से टूट जाए? तो बच्चों ध्यान रखो सिंगल आसानी से टूटेगा। क्यों ऐसा? आप ऐसा मान लो आबंध को क्या मान लो लकड़ी मान लो, लकड़ी जितनी लंबी होगी तोड़ना उतना क्या होगा आसान, और लकड़ी जितनी छोटी होगी तोड़ना उतना क्या होगा मुश्किल। यानी दोबारा बोलो, सिंगल आबंध लंबा होगा डबल की तुलना में, डबल आबंध लंबा होगा ट्रिपल की तुलना में। यानी सिंगल डबल और ट्रिपल में सबसे लंबा कौन? सिंगल। सबसे छोटा कौन? ट्रिपल। और यहाँ पे यह जो डबल आबंध था इसलिए हमने उसकी लंबाई कैसी तय की 121 और जो सिंगल था उसकी कितनी कही 148। लेकिन जब ओजोन की जो संरचना पे जब प्रायोगिक तौर पे जो वैल्यू प्राप्त हुई वह ये बताता है कि जो ओजोन जो है उनके जो परमाणुओं के बीच, उनके परमाणुओं के बीच जो आबंध की जो दूरी है वह कितनी है 128 पिकोमीटर। क्या है 128 पिकोमीटर और वह समान है। दोनों ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच की जो आबंध की दूरी वो कितनी है 128 पिकोमीटर और वह 128 पिकोमीटर दोनों की समान है। अब देखो समान है तो ना तो वह सिंगल होगा ना तो डबल होगा। सिंगल होगा तो 148 आनी चाहिए और डबल हो तो 121 आनी चाहिए। लेकिन दोनों के बीच की वैल्यू से पता चला कि वह जो ओजोन के अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच ना तो सिंगल बंध है ना तो डबल बंध।
और उसको इस तरह से डैश डैश से अपने दर्शा सकते हैं। और इस प्रभाव को हम अनुनाद प्रभाव या अनुनाद की संरचना कहते हैं। यानी कि यह प्रायोगिक तौर पे ऐसा पता चला कि ओजोन के अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच ना तो सिंगल बंध जितनी पिकोमीटर की लंबाई है, ना तो डबल बंध जितनी जो आबंध की लंबाई। प्रायोगिक तौर पर यह पता चला कि ओजोन के परमाणुओं के बीच ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच 128 पिकोमीटर है। और वह दर्शन ना तो हम सिंगल अब दर्शा सकते हैं, ना ही डबल दर्शा सकते हैं। इसलिए पहले सिंगल दर्शा और उसके बाद डॉटेड लाइन से दर्शा दोनों तरफ। और यह दोनों तरफ दर्शाने का मतलब दोनों तरफ की जो आबंध की लंबाई है वह समान है। और इस प्रभाव को अनुनाद संरचना कहा जाता। और यह सारी चीजें प्रायोगिक तौर पे तय की गई है, सैद्धांतिक तौर पे नहीं बच्चों, प्रायोगिक तौर पे तय की गई। आशा रखता हूँ यह अनुनाद की जो संरचना है आपको समझ में आ गई होगी। किताब के अंदर वही 100 पेज नंबर 110 पे ऐसे दो और एग्जाम्पल दिए जिसमें CO2 का भी दिया है, ठीक है, वो आप इसी तरह का है, लिखा इतनी ही। अब आगे की जो हम बात करेंगे आबंध ध्रुवणता। ध्रुवणता शब्द नया है बच्चों, ध्रुवणता। ध्रुवणता यानी क्या? तो जो बंध जो होता है उसकी ध्रुवणता के दो प्रकार हैं। या तो उस बंध को हम ध्रुवीय कहेंगे या तो उस बंध को अध्रुवीय कहेंगे। इसी को उसकी ध्रुवणता कहा जाता है। यानी ध्रुवणता के दो हिस्सों में मैंने बांटा, एक को ध्रुवीय और एक को अध्रुवीय। ध्रुवीय ससंयोजक आबंध और अध्रुवीय ससंयोजक आबंध। अब ध्रुवीय और अध्रुवीय कैसे पता चलेगा ध्रुवणता के अंदर? समझना बच्चों, अगर किसी अणु के दो परमाणुओं के बीच विद्युत ध्रुवणता का अंतर अगर शून्य, अंतर क्या हो? शून्य, या किसी भी अणु के दोनों परमाणुओं के बीच विद्युत ध्रुवणता समान होगा तो अंतर तो शून्य ही आएगा। या समान कह सकते हो या तो अंतर शून्य कह सकते हो। यानी फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी अणु के दो परमाणुओं की विद्युत ध्रुवणता अगर समान हो तो उन्हें अध्रुवीय ससंयोजक आबंध कहा जाता है। अध्रुवीय ससंयोजक आबंध कहा जाता है। और ऐसा तब जब किसी अणु के दोनों परमाणु की विद्युत ध्रुवणता क्या हो? समान, विद्युत ध्रुवणता समान। जैसे कि H2 Cl2 O2। अब देखो हाइड्रोजन H2 है तो उसके अंदर सारे परमाणु किसके होंगे? हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन की विद्युत ध्रुवणता दोनों परमाणुओं के लिए क्या बनी रहेगी बच्चों? 2.1। तो ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो आबंध बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? अध्रुवीय ससंयोजक आबंध। ससंयोजक क्यों? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी से बना है, इसलिए ससंयोजक आबंध। और अध्रुवीय क्यों कहा? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के परमाणु की विद्युत ऋणता समान है, इसीलिए हमने क्या कह दिया? और वैसे ही अगर Cl2 होगा तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे भी Cl, दोनों की विद्युत ऋणता समान है 3.1। दोनों क्लोरीन परमाणु की कितनी है? 3.1। अगर ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन की कितनी होगी? 3.5, 3.5। यानी इतना याद रखो, अगर विद्युत ऋणता समान आ रही है तो वह अध्रुवीय। लेकिन अगर विद्युत ऋणता भिन्न भिन्न आ रही है तो उसे ध्रुवीय कहा जाता है। भिन्न भिन्न विद्युत ऋणता वाले परमाणु से अगर कोई अणु बना हो तो उसे अध्रुवीय ससंयोजक आबंध कहा जाता है। या दूसरे तौर पर ऐसा भी कहते हो, किसी भी अणु के दो परमाणुओं के बीच की विद्युत ऋणता का अंतर अगर अधिक हो तो उसे अध्रुवीय कहा जाता है। जैसे कि HCl है, H और Cl। आपको मालूम है हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1, क्लोरीन की विद्युत ऋणता 3.5। बच्चों विद्युत ऋणता अलग अलग है, इसीलिए यह क्या हुआ? ध्रुवीय ससंयोजक आबंध। और दूसरा भी अगर कहूँ, दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर भी क्या है? अधिक। अगर मान लो यहाँ HF लिखा हो, क्या लिखा हो? HF। जैसे यहाँ HH है तो मैं HF कर दूँ, तो हाइड्रोजन की अभी बताया 2.1, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता बच्चों कितनी होती है? 4 होती है। यानी अंतर क्या होगा? अधिक। और दोनों की भिन्न भिन्न है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? ध्रुवीय ससंयोजक आबंध। वैसे ही H2 में एक हाइड्रोजन होगा और एक क्या होगा? ऑक्सीजन होगा।
उसके भी उस तरह से आ जाएगा। आशा रखता हूँ ये ध्रुवीय और ध्रुवीय के बारे में पता चल गया। अब उसी के आधार से यह जो HCl का जो आघूर्ण है, HF का जो आघूर्ण है, द्विध्रुवीय आघूर्ण कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? द्विध्रुवीय। द्विध्रुवीय यानी कि दो ध्रुव है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन दो ध्रुव है, यानी इसका भी एक ध्रुव और इसका भी एक ध्रुव, इसलिए इसे क्या कहते हैं? द्विध्रुवीय आघूर्ण। और द्विध्रुवीय आघूर्ण को दर्शाने के लिए म्यू के आधार से दर्शाया जाता। कैसे दर्शाया जाता है बच्चों? म्यू के आधार से दर्शाया जाता है। यह प्रायोगिक चीज है, आपको केवल याद रखनी है, प्रायोगिक चीज है। अब म्यू द्विध्रुवीय आघूर्ण का एक सूत्र है, आवेश। आवेश को हम क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं, कूलम के अंदर मापते हैं। आवेश गुणा आवेश के पृथक करने के लिए जो दूरी होती है r, उन दोनों का गुणनफल से हमें जो द्विध्रुवीय आघूर्ण म्यू की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। और द्विध्रुवीय आघूर्ण म्यू की SI मात्रक क्या है? डेबी। डी का क्या नाम होता है? डेबी। जैसे किलोग्राम द्रव्यमान है, द्रव्यमान की SI मात्रक क्या है बच्चों? किलोग्राम। द्रव्यमान की SI मात्रक क्या है बच्चों? किलोग्राम। दूरी जो होती है, दूरी की SI मात्रक क्या है बच्चों? मीटर। दूरी की जो SI मात्रक क्या है? मीटर। वैसे ही द्विध्रुवीय आघूर्ण म्यू की SI मात्रक क्या है? डेबी। कौन है? डेबी। मैंने लिखा भी है SI मात्रक। और एक डेबी बराबर, यह वैल्यू आपको केवल ध्यान में रखनी है, 3.33564 गुणा 10⁻³ कूलॉम मीटर। यह सेंटीमीटर मत समझ लेना बच्चों, कूलॉम मीटर। क्यों? ये सी किसके आधार से? आवेश। आवेश की SI मात्रक क्या होती है? कूलॉम। तो कूलॉम मीटर, यह केवल ध्यान में रखनी है और कोई जगह ज्यादा काम आने वाली नहीं है। यानी आपको द्विध्रुवीय आघूर्ण किसे कहते हैं वह पता चल गया। ये HCl, HF, H2 उनके अंदर दो ध्रुव थे, दोनों की विद्युत ऊर्जा क्या थी? अलग थी। ऐसे जो यौगिक है उनके लिए हम क्या बताते हैं? द्विध्रुवीय आघूर्ण कहते हैं। और उनकी द्विध्रुवीय आघूर्ण का मैंने सूत्र बताया, उसकी SI मात्रक बताई और SI मात्रक की वैल्यू भी आपको। अब ये द्विध्रुवीय आघूर्ण को दर्शाया कैसे जाता है? द्विध्रुवीय आघूर्ण को दर्शाया कैसे जाता है वो HF के ऊपर देखते हैं बच्चों। ध्यान में रखिएगा। अब HF के अंदर आप देख सकते हो, मैंने अभी कहा हाइड्रोजन की विद्युत ऊर्जा बच्चों कितनी है? 2.1। फ्लोरीन की विद्युत ऊर्जा बच्चों कितनी है? 4। फ्लोरीन की विद्युत ऊर्जा क्या है? 4। जिनकी विद्युत ऊर्जा कम है और जिनकी विद्युत ऊर्जा ज्यादा है वह ध्यान में रखिए। अब जिसकी विद्युत ऊर्जा ज्यादा होगी उसके पास एरो का क्या आएगा? सीधा। यानी कि एरो का जो सीधा होगा, जिसकी विद्युत ऊर्जा ज्यादा होगी उसकी ओर आएगा और जिसकी कम होगी उसके तरफ क्या होगा? और इसको इस तरह के एरो से दर्शाया जाता। यानी द्विध्रुवीय आघूर्ण को इस तरह से दर्शाया जाता, इस तरह से दर्शाया जाता। अब द्विध्रुवीय आघूर्ण में जहां पे एरो होगा वह क्या दर्शाता है? उस परमाणु की विद्युत ऊर्जा अधिक है। यानी कि यह जो परमाणु है उसके जो इलेक्ट्रॉन वो फ्लोरीन की ओर ज्यादा आकर्षित है। कहाँ पे ज्यादा आकर्षित है? फ्लोरीन पर। और वो तो हम जानते भी हैं पहले से, जिनकी विद्युत ऊर्जा अधिक होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? आकर्षित होगा। ये इस तरह से। अब ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे वैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ध्यान में रखना। हम जानते हैं ऑक्सीजन की विद्युत ऊर्जा बच्चों कितनी होती है? 3.5। ऑक्सीजन की विद्युत ऊर्जा बच्चों कितनी है? 3.5। हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। तो ज्यादा ऑक्सीजन की, इसलिए उसको दर्शाने के लिए इस तरह से एरो से में दर्शाया जाता। और यहाँ का देख सकते हो, यहाँ से भी मध्यस्थी परमाणु, केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन के पास एरो आ रहा है, इधर से भी ऑक्सीजन के, यानी कि यह जो ऑक्सीजन की जो आघूर्ण है वह क्या होगी? बढ़ जाएगी। द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या होगी? बढ़ जाएगी। और बढ़कर उसकी जो द्विध्रुवीय आघूर्ण म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.85 डेबी। यानी और ये प्रायोगिक वैल्यू है, यह किसी की पूछी जाएगी नहीं, किसी की भी पूछी जाएगी, आपको समझाने के लिए। ठीक है। यानी H2O जो द्विध्रुवीय आघूर्ण की जो वैल्यू है म्यू की वह कितनी? 1.85 डेबी। अब इसको कूलॉम मीटर में कन्वर्ट करना हो तो वो किताब में गिनती दी और मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 1.85 गुणा 3 यह वैल्यू कर दोगे तो कूलॉम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीट होता आ जाएगा। यानी ये जो वैल्यू प्रायोगिक तौर पे तय होती है, सैद्धांतिक तौर पे तय होती नहीं। और जो चीज़ प्रायोगिक तौर पे तय वो अपने को ध्यान में ही रखनी होती है। ठीक है।
हाँ, ये टॉपिक ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि ऑक्सीजन के ऊपर एरो क्यों रखा, क्योंकि हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऊर्जा अधिक। अब वैसे ही हमें देखना है BF2 और BF3 की द्विध्रुवीय आघूर्ण के बाद। तो यहाँ पर मैं देख सकते हो बच्चों में बेरिलियम लिखूं, यहाँ पे मैं फ्लोरीन लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं फ्लोरीन लिख। अब आप देख सकते हो ये जो दोनों उदाहरण थे, जैसे कि ऑक्सीजन दवा केंद्रीय परमाणु पर इकट्ठा होती है, केंद्रीय परमाणु पर इकट्ठा होती है, जबकि यहाँ पे जो केंद्रीय परमाणु बेरिलियम है उसकी जगह कहाँ पे जाएगा, फ्लोरीन की ओर जाएगा। कहाँ पे जाएगा? अब ऐसा क्यों? तो हम जानते हैं आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा किसकी है बच्चों? फ्लोरीन की। तो ये जो द्विध्रुवीय आघूर्ण कहाँ पे जाएगा? केंद्रीय परमाणु से विपरीत दिशा में जाएगा। केंद्रीय परमाणु से कहाँ जाएगा? विपरीत दिशा में जाएगा। और जब भी द्विध्रुवीय आघूर्ण केंद्रीय परमाणु से अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो उसकी द्विध्रुवीय आघूर्ण की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। लेकिन अगर केंद्रीय परमाणु पर द्विध्रुवीय आघूर्ण इकट्ठा होगा तो उसकी द्विध्रुवीय आघूर्ण की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे बढ़ी, लेकिन यहाँ पे केंद्रीय परमाणु से विपरीत दिशा में गया इसलिए कम होगी। कम होगी तो कितनी होगी? शून्य। कितनी होगी? शून्य। यानी यहाँ पे जो डेवी की जो वैल्यू है, म्यू की जो वैल्यू है, म्यू बराबर कितना हो जाएगा? शून्य डेवी। क्या हो जाएगा? शून्य डेवी। इसकी बात करें हम BF2, वैसे ही अगर BF3 की बात, इसकी बात है BF, तो ये 3 मैंने फ्लोरीन दर्शाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बोरॉन की तुलना में, केंद्रीय परमाणु बोरॉन की तुलना में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या है बच्चों? अधिक है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या है? अधिक। तो यह जो द्विध्रुवीय आघूर्ण का जो सिंबल है कहाँ पे जाएगा? फ्लोरीन की ओर। और ऐसा भी मैं कह सकता हूँ केंद्रीय परमाणु से विपरीत दिशा में जा रहा है। केंद्रीय परमाणु से कहाँ जा रहा है? विपरीत दिशा में जा रहा है। इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि BF3 की द्विध्रुवीय आघूर्ण उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? शून्य होगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि केंद्रीय परमाणु से वह विपरीत दिशा में। क्या हर बार शून्य आएगा? नहीं बच्चों, मैंने इसीलिए आगे की परिभाषा में कहा था अगर केंद्रीय परमाणु पर इकट्ठा होगी तो ज्यादा होगी, लेकिन अगर केंद्रीय परमाणु से विपरीत दिशा में जाएगी तो वह क्या हो जाएगी? कम होगी। अब यह जो दोनों उदाहरण ऐसे जिनके अंदर विपरीत दिशा में जा रही है इसलिए उनकी जो द्विध्रुवीय आघूर्ण की वैल्यू क्या है? शून्य। हर बार शून्य आएगा नहीं, लेकिन हाँ अगर विपरीत दिशा में जाएगी तो उसकी जो द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आशा रखता हूँ यह जो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आधार से एक और सवाल हम देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको बता दिया है NH3 और NH3 में किसकी द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिक और कम होगी, तो उसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं बच्चों। जैसे कि यह NH3 का स्ट्रक्चर बता दिया बच्चों, और वैसे ही मैंने NF3 का स्ट्रक्चर मैंने आपको। हम बच्चों जानते हैं कि नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, जिसमें से 1 2 3 जुड़ गए, बचे कितने? 2। यहाँ पे भी 1 2 3 जुड़ गए, बचे कितने? 2। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है जो उसकी विद्युत ऊर्जा बच्चों कितनी होती है? 3। नाइट्रोजन की विद्युत ऊर्जा बच्चों कितनी होती है? 3 होती है। और जो हाइड्रोजन है उसकी विद्युत ऊर्जा बच्चों कितनी होती है? 2.1। और फ्लोरीन जो होता है उसकी जो विद्युत ऊर्जा कितनी होती है? 4। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की 3 और हाइड्रोजन की 2.1, तो अधिक किसकी है? नाइट्रोजन की है। अधिक किसकी है? नाइट्रोजन की है। तो ये जो द्विध्रुवीय आघूर्ण कहाँ पे आएगी? केंद्रीय परमाणु के। आप देख सकते हो कि तीनों हाइड्रोजन से द्विध्रुवीय आघूर्ण कहाँ पे जुड़ रही है? केंद्रीय परमाणु के ऊपर। और अगर NH3 की बात करेंगे तो नाइट्रोजन की विद्युत ऊर्जा कितनी है बच्चों? 3, जबकि फ्लोरीन की कितनी है? 4। तो जो द्विध्रुवीय आघूर्ण केंद्रीय परमाणु से कहाँ जाएगी? फ्लोरीन की ओर। कहाँ पे जाएगी बच्चों? फ्लोरीन की ओर। यानी ऐसा कह सकते हैं केंद्रीय परमाणु से वो कहाँ गई? विपरीत दिशा में। जबकि यहाँ केंद्रीय परमाणु पे क्या हो गई? इकट्ठा या विपरीत दिशा में गई, इसलिए इसकी क्या आएगी वैल्यू? द्विध्रुवीय आघूर्ण की कम आएगी, और इसकी क्या आ जाएगी? अधिक। इसकी क्या आ जाएगी? यहाँ पे कम क्यों हुई? क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है।
और यहाँ पे एक ही जगह पे इकट्ठा हो रही, इसलिए क्या आ जाएगी, नाइट्रोजन के ऊपर इकट्ठा हो रही, इसलिए क्या हो गया। अब आपकी जानकारी के लिए बच्चों, यह जो वैल्यू होगी 4.90 गुणा 10⁻³ कूलॉम मीटर, और इसकी कितनी होगी, तो 0.80 गुणा 10⁻³ कूलॉम मीटर। यहाँ जीरो नहीं है बच्चों, यह जानकारी देने के लिए रखा था आपको खास। यानी कि इस तरह से हम देख सकते हैं कि NH3 की क्या होगी, अधिक होगी, और जबकि NH3 की क्या होगी, कम होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि NH3 के अंदर केंद्रीय परमाणु पर क्या हो रही, इकट्ठा हो रही है, जबकि NH3 का विपरीत दिशा में जाने के कारण NH3 के अंदर क्या होती है, कम होती है। यानी इस तरह से जब आपको क्वेश्चन आ जाए कि NH3 और NH3 में किसकी ध्रुवीय आघूर्ण कम है, या ऐसा डायरेक्ट भी पूछे NH3 और NH3 में NH3 की अधिक क्यों है या NH3 की कम क्यों है, तो आप इस तरह से बता सकते हो। जो किताब में लिखावट लिखी है आप उसके आधार से लिख सकते हैं। आशा रखता हूँ यहाँ पे जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो आपको 2 दिन में कंप्लीट करके मुझे उसके फोटोग्राफ भेज देने हैं।